नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान में आपका स्वागत है। अब तक हम मानव के काफी सारे तंत्र पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब देखो, हमने पढ़ा था कि हम भोजन करते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, भोजन के दौरान CO2 गैस बनती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इस कारण उसे हम श्वसन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में काफी चीजें अपशिष्ट रूप में बनती है जो हमारे लिए हानिकारक है और उनका हमें हमारे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। अपनी जो त्वचा है, त्वचा क्या करती है? त्वचा से पसीना निकलता है। पसीने के अंदर हानिकारक तत्व और पदार्थ निकल जाते हैं हमारे शरीर से बाहर। मूत्र निर्माण होता है, उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो लिक्विड अपशिष्ट है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो उसके अंदर जिस पदार्थ का पाचन नहीं हो रहा था हम उससे हमारे शरीर के बाहर कर देते हैं। CO2 हमारे लिए हानिकारक है, हम श्वसन के द्वारा उसको हमारे शरीर से बाहर कर देते हैं। इस तरह से आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखो, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अब हम उत्सर्जन करेंगे तो किसका करेंगे? हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का करते हैं। ठीक है ना। मूत्र में हम क्या निकालते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अब कौन सा जीव किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ निकालता है, उस आधार पर प्राणियों को अलग अलग बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है आपके अमोनिया। अगर जीव जंतु या कोई भी कीट, पशु पक्षी अमोनिया का स्रावन करते हैं, अमोनिया अपने शरीर से बाहर निकालते हैं मूत्र के द्वारा, तो क्या कहलाते हैं? वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर कोई भी जीव अमोनिया का उत्सर्जन करता है तो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो अमोनियोटेलिक जीव कौन कौन से होंगे? जो जल में रहेंगे। अब जल में कौन रहता है? जल में उभयचर रहते हैं क्या? उभयचर जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। ठीक है। मछलियां रहती हैं। और जो जितने भी प्रकार के जलीय कीट है वो किस प्रकार का नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकालेंगे? अमोनिया निकालेंगे। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। क्लियर है ये बात? आगे बात करते हैं कि जो कीट या जीव जंतु यूरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूरिया। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा। तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे यूरियोटेलिक। क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। और ऐसे जीव कौन कौन से हैं? स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी, हम क्या में आते हैं? हम स्तनधारी हैं। ठीक है। समुद्री मछलियां। अब देखो, समुद्री मछलियां यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कुछ मछलियां हैं असली मछलियां, वो तो किसका स्रावन करेगी? अमोनिया का। और कुछ मछलियां होती है काय का स्रावन करती है? यूरिया का। ठीक है। अब जो यूरिक एसिड का, एक तो होता है यूरिया, अब है जो यूरिक एसिड का स्रावन करते हैं, जो मूत्र के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। ये तो था यूरियोटेलिक, ये कहलाएंगे यूरिकोटेलिक। अब जो यूरिक अम्ल का स्रावन करते हैं उनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो आपने देखा होगा पक्षी को कभी, ठीक है, कि जितने भी सरीसृप है, सांप वगैरह है, उनका मूत्र कभी भी लिक्विड रूप में नहीं आता है। ठीक है ना। तो ऐसे जो जीव क्या किसका स्रावन करेंगे? यूरिक अम्ल का। ये तो हो गए नाइट्रोजनी पदार्थ जो वो निकालेंगे अपने शरीर से बाहर। अब हम बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। किसकी? मानव उत्सर्जन तंत्र की। देखो, हमारे फेफड़े तो क्या कर रहे थे? CO2 बाहर निकाल रहे थे। ठीक है ना। त्वचा है, यकृत है, फेफड़े हैं, इन सबसे कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है। त्वचा से क्या निकलता है? पसीने बाहर निकलते हैं। पसीनों के अंदर क्या होता है? बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जो यकृत है, यकृत क्या करता है? बिलीवरिडीन। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, जो हमारे शरीर में ज्यादा बन जाते हैं। उनको कौन बाहर निकालता है हमारे शरीर से? यकृत। तो अब मानव के अंदर जो यूरिया बन रहा था वो किससे बाहर निकलेगा? जो नाइट्रोजनी पदार्थ बन रहे थे, क्या बनना था मानव में? यूरिया बना था ना। तो वो किससे बाहर निकलेगा? वो निकलेगा उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है। और उत्सर्जन के लिए क्या है? हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र बनाया हुआ है। कैसा तंत्र है? इधर देखो, ये क्या है? हमने पढ़ी थी, हमारी किडनी है, पढ़ी थी क्या? ठीक है। कैसी है हमारी किडनी? सेम के आकार की है। सेम के बीच देखे है ना, उसके आकार की है ना, इस तरह से। ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। अब देखो, हमारे शरीर में 2 किडनी है, या आप कह सकते हो 1 जोड़ी किडनी है। अब इसके यहाँ पे ये रक्त की नलियां आ रही हैं,
आ रही है ना। एक में तो शुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है हमारी बॉडी से जिसमें काफी सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो यहाँ पे आएगा। और फिर किडनी से शुद्ध होके वो रक्त वापस क्या है, दूसरी नलिका के द्वारा पूरी बॉडी में चला जाता है। बात समझ में आई क्या? तो वृक्कक शिरा क्या करती है कि अशुद्ध रक्त को तो बॉडी के किडनी के अंदर लाती है, और वृक्कक धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को बॉडी से वापस ले जाती है। अब देखो दो किडनियां होती है, दोनों किडनी से एक विशेष प्रकार की नलिका निकलती है, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। मतलब यहाँ पे जैसे ही वो ब्लड आया, उस ब्लड के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ थे वो कहाँ आ गए, वो किडनी में आ गए, और जो वापस हमारा जो शुद्ध हो गया ब्लड, वो शुद्ध होकर वापस बॉडी में चल गया। अब जो यहाँ पे हानिकारक पदार्थ हैं वो क्या कर रही है, मूत्र का निर्माण कर रहे हैं, वो इस नलिका के द्वारा कहाँ आ जाएंगे, वो इधर से और इस किडनी से दोनों से आके काय में आ जाएंगे, मूत्राशय में आ जाएंगे। काय में? मूत्राशय में। और जब ये थैलेनुमा संरचना जब भर जाएगी पूरी, मतलब से पर्याप्त मात्रा में मूत्र इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, इस मूत्र का निष्कासन कर देते हैं। बात समझ आई क्या? ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है, ये है मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र। अब देखो ये जो किडनी है, अब हम इस एक किडनी की बात करेंगे। देखो ये किडनी है, इस किडनी की संरचना हम अंदर से पढ़ रहे हैं। तो ये वाले स्ट्रक्चर है ना, ये खाली वाली स्ट्रक्चर, ये तो क्या कहला रही है, ये कहला रही है हाइलम। ठीक है, ये वाला जो भाग है, इस तरह की बहुत सारी पिंड रूपी संरचनाएं पाई जाती है किडनी के अंदर, जो क्या करती है, जो हमारा जो ब्लड है उसको छानती है और किसका निर्माण करती है, मूत्र का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें देखो ये अशुद्ध रक्त इसमें आया किडनी में, ठीक है, इसमें गया। अब हम इस एक विशेष प्रकार के पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो इस तरह से संरचनाएं दिख रही है ना सब में, ये उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है ना, आपसे पूछिए उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आप कहोगे कि नेफ्रॉन होती है। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है वल्कुट, इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है कोर्टेक्स। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अब हम इस किडनी की बात करते हैं, तो आपको पता है किडनी दिखने में कैसी है, सेम के बीच के आकार की है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित होती है, अपनी जो उदर गुहा है उसके पीठ की ओर स्थित होती है, और अमाशय से नीचे की ओर स्थित होती है। इसके भाग कितने होते हैं, किडनी के दो भाग होते हैं, एक तो वल्कुट होता है और एक होता है कोर्टेक्स, लिखा हुआ होगा मध्यांश। ठीक है, मेडुला, कोर्टेक्स और मेडुला। अब देखो किडनी में कई लाख उत्सर्जन इकाइयां होती हैं। कौन सी? ये वाली जो है ना, इस तरह से ये एक है, इस तरह से ये बहुत सारी है, आपको बड़ा करके दिखाया गया है, कई लाख होती है, जिसके अंदर क्या स्थित होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। अब देखो उत्सर्जन होता कैसे है, अब हम इसकी बात करेंगे। हमने जो एक इकाई ली थी ना, ये यहाँ से, ये वाली इस तरह से जो सब जगह दिख रही है, इसको हमने ले लिया, ये एक है उनमें से। ठीक, अब इधर देखो संरचना में देखते हैं हम कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये वाला कहलाता है बोमन संपुट। क्या कहलाता है? बोमन संपुट। इधर देखो दो तरह की नलिकाएं निकल रही है ना, इस एक नलिका तो क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके आएगी इसमें। ठीक है, फिर जब यहाँ शुद्ध हो जाएगा रक्त, तो दूसरी नलिका शुद्ध रक्त वापस पूरे शरीर में लेके चली जाती है। ठीक है, अब ये जो थैलेनुमा संरचना, ये क्या कहलाता है, ये बोमन संपुट कहलाता है, जिसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त आता है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके की नलिकाएं होती हैं। किस तरीके की नलिकाएं होती हैं? कुछ इस तरह की नलिकाएं होती हैं यहाँ पे। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ग्लोमेरुलस। क्या कहलाती है? ग्लोमेरुलस। आपने वो देखा होगा क्या, चालनी देखी है ना, जब चाय बनाते हैं हम, तो चाय तो छन जाती है और जो उसमें चाय पत्ती होती है वो अलग रह जाती है। इसी तरीके से ग्लोमेरुलस होता है ना, वो क्या काम करता है, वो जब इसमें खून रक्त आएगा ना, अपना ब्लड आएगा, तो ब्लड को तो छान के वापस बॉडी को दे देता है, और जो अनावश्यक पदार्थ है उनको वो यही रख लेता है। उसमें कुछ मात्रा में पानी भी होता है। इसके बाद क्या होता है, वो ब्लड धीरे धीरे आगे जाता है। तो ये जो बहुत ज्यादा कुंडली संरचना आप देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं समीपस्थ नलिका। क्या कहते हैं? समीपस्थ नलिका। इस समीपस्थ नलिका से क्या होगा, ब्लड गुजरेगा, तो ब्लड गुजरेगा तो यहाँ शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद ये नलिका आगे जाके एक अपन जो हेयर पिन लगाते हैं उसकी बड़े यू आकार के जैसे संरचना बना लेती है। इसको कहते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं इसको? हेनले लूप कहते हैं। इस हेनले लूप में आके क्या होता है, ये शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये कम कुंडलित, ये तो देखो बहुत अधिक कुंडलित संरचना तो हो गई समीपस्थ, और कम कुंडलित संरचना क्या हो गई, ये हो गई दूरस्थ नलिका। क्या हो गई?
दूरस्थ नलिका। आगे ये क्या है, ये आगे इसमें से मूत्र इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे जो मूत्र के अंदर कुछ अच्छे पदार्थ अगर आ जाते हैं तो ये नलिकाएं वापस उनका क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, उसमें से उनको वापस ले लेती है ताकि अच्छे पदार्थ है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है वो मूत्र के द्वारा बाहर ना चले जाए। और फिर दूरस्थ नलिका से कहाँ आ जाएगी, संग्रह नलिका में आ जाएगा मूत्र। संग्रह नलिका से कहाँ पे आ जाएगा, मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना। अब इधर से हम बात करते हैं तो देखो बोमन संपुट क्या होता है हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर रक्त आता है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, रक्त को छानता है। क्लियर है। और छानने के बाद रक्त शुद्ध होके वापस बॉडी के सभी पार्टों तक चला जाता है। इसके बाद रक्कक नलिका क्या होती है, रक्कक नलिका ये दो प्रकार की है, समीपस्थ और दूरस्थ पढ़ लिया हमने। मूत्राशय क्या होता है, मूत्राशय एक पेशीय संरचना होती है जो बनने वाले मूत्र को इकट्ठा करके रखती है। मूत्रवाहिनी क्या होती है, मूत्रवाहिनी जो किडनी थी ना दोनों, उन किडनी से निकलने वाली जो नलिया थी वो नलिया आके मूत्राशय में मूत्र को लेके आती है। मतलब आप कह सकते हो कि किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को लाने वाली नलिका क्या कहलाएगी, मूत्रवाहिनियां कहलाएगी। मूत्र मार्ग क्या होता है, जो मूत्राशय से मूत्र को लेके आए वो क्या कहलाएगा, मूत्र मार्ग कहलाएगा। अब देखो मूत्र का निर्माण होता कैसे, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो मूत्र का निर्माण अभी हमने क्या देखी थी, बोमन संपुट देखा था ना, ये वाला देखा था। इसके अंदर इस तरह से ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस था। तो तीन तरह से होता है मूत्र का निर्माण। पहला तो होता है निष्पंदन। निष्पंदन का मतलब तो होता है छानना। अब बताओ इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो छानने का काम कर रहा है, बोमन संपुट कर रहा है। और बोमन संपुट के अंदर भी कौन सा पार्ट, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है कि जो अशुद्ध रक्त आ रहा है उसको छानता है, अनावश्यक पदार्थ को बोमन संपुट में रख लेता है और रक्त को शुद्ध करके वापस भेज देता है। तो ये तो मूत्र निर्माण का पहला पार्ट हो गया, निष्पंदन, जिसको पंछाना भी कहते हैं। उसके बाद होता है पुनः अवशोषण। अब पुनः अवशोषण आपसे पूछे कौन सा पार्ट करता है, तो देखो यहाँ से छानने के बाद जो ये अशुद्ध रक्त था, ये जो अपशिष्ट चीजें थी वो गई समीपस्थ नलिका में गई, समीपस्थ नलिका से होते होते हैनले लूप में गई, फिर दूरस्थ नलिका में गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक समीपस्थ नलिका, हैनले लूप, दूरस्थ नलिका, ये सब क्या काम कर रही थी, ये उस मूत्र के अंदर जो आवश्यक पदार्थ थे उनका पुनः अवशोषण कर रही थी। जैसे मान लो इसके अंदर कैल्शियम रह गया, अब कैल्शियम इसमें से जाएगा। अब हमारे शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता है तो ये नलिका क्या करेगी, वापस यहाँ से कैल्शियम को अपने आप अपने अंदर ले लेती है, अवशोषण कर लेती है उसका, जिससे मूत्र के अंदर से कैल्शियम हट गया, वापस बॉडी को मिल गया। तो ये तो क्या हो गया, पुनः अवशोषण। अब सारा का सारा पुनः अवशोषण हो चुका तो जो मूत्र निर्माण हुआ वो कहाँ आएगा, संग्रह नलिका में आएगा। संग्रह नलिका से काय में आएगा, मूत्राशय में आएगा। फिर मूत्राशय मूत्र का स्रावन कर देगा, हमारे शरीर से बाहर निकाल देगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस किसकी थी, मूत्र निर्माण की थी। कितने चरणों में हुई, 3 चरणों में हुई। पहला क्या था, पहला था निष्पंदन, दूसरा था पुनः अवशोषण, तीसरा क्या था, श्रवण। ये बात क्लियर है क्या। तो ये आपका यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, मानव उत्सर्जन तंत्र। अब आपके अब तक हमने जो पढ़ लिया है उसकी एक क्विज करवाई जाएगी, तो आप पढ़ के आना। ठीक है, थैंक यू।